साल है 1991। इटली की एक जेल में हम 3 लड़कों को पहली बार जेल के अंदर आते हुए देखते हैं। जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, दूसरे कैदी उनका स्वागत करना शुरू कर देते हैं। उनमें से एक लड़का जब अपनी बैरक में घुसता है तो वहां के कैदी भी उसका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। उनकी बातों से ये साफ पता चल रहा था कि ये लड़का कोई मामूली कैदी नहीं है। उस रात जब सब सो जाते हैं तो दूसरी बैरक का एक कैदी चुपके से उसके पास आता है और उसे जगाता है। वो पूछता है, क्या तुम एनरिको हो? लड़का जवाब देता है, हाँ मैं एनरिको हूं। तब वो कैदी कहता है, ध्यान से सुनो, तुम्हारे भाई एंजेलो जो दूसरी बैरक में है, उसने मुझे तुम्हें एक मैसेज देने के लिए भेजा है। उसने कहा है तुम्हारा पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है। उसने उसे जमीन के नीचे दबाकर उसके ऊपर एक टेनिस कोर्ट बनवा दिया है। जब तुम्हारी सजा पूरी हो जाएगी 10 साल में, तो वो जमीन तुम्हारी हो जाएगी और उस कोर्ट के नीचे दबा हुआ पैसा भी तुम्हारा होगा। फिर वो आदमी आगे कहता है, मैं इस जेल में 20 सालों से हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि बाहर की दुनिया अब दिखती कैसी है, पर मुझे ये बताओ, तुम तीनों भाइयों ने इतना सारा पैसा कमाया कैसे? आखिर तुम लोग हो कौन? ये सुनकर एनरिको कोई जवाब नहीं देता। अब कहानी हमें 1976 में इटली के नेपल्स शहर में वापस ले जाती है। एक फ्लैट में हम एक बूढ़ी औरत को एक फोन कॉल उठाते हुए देखते हैं। कॉल करने वाला पास्कल नाम का एक आदमी है जो उसका पड़ोसी भी है। कॉल के बाद वो बूढ़ी औरत पास में रहने वाली एक दूसरी महिला मरिसा को आवाज देती है। वो मरिसा से कहती है, तुम्हारे पति ने कहा है कि वो जल्द ही घर आ जाएंगे, इसलिए चाय की बोतलें तैयार रखना। अगले सीन में हम बच्चों का एक ग्रुप देखते हैं। मरिसा उनमें से 2 पेप और एंजेलो को चाय की बोतलें भरने के लिए ऊपर बुलाती है। वो उनसे पूछती है, तुम्हारा भाई एनरिको कहाँ है? एंजेलो जवाब देता है, वो अभी दुकान पर होगा। मरिसा उनसे कहती है, जाओ उसे बुलाकर घर ले आओ। सीन कट होकर एनरिको पर आता है। हम उसे एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड स्टोर के अंदर खड़ा देखते हैं। यहाँ एनरिको अपना पूरा दिन रेडियो पर गाने सुनते हुए बिताता है। हैरानी की बात यह है कि उसे यह भी पता होता है कि अगला गाना कौन सा बजने वाला है, वो भी गाना शुरू होने से पहले ही। तभी एनरिको के भाई भी वहां पहुंच जाते हैं। दुकान का मालिक उनसे पूछता है कि इसे पहले से सारे गानों के बारे में कैसे पता चल जाता है। एंजेलो जवाब देता है, एनरिको घर पर भी ऐसा ही करता है। अगले सीन में तीनों भाई घर पर चाय तैयार कर रहे होते हैं। वो उसे ध्यान से बोतलों में भरते हैं और उन पर लेबल लगाते हैं। और अब ये राज खुलता है। ये वही 3 भाई हैं जिन्हें हमने फिल्म की शुरुआत में जेल जाते हुए देखा था। ये हिस्सा उनके बचपन के दिनों को दिखाता है। उनके पिता पास्कल घर आते हैं। मरिसा उन्हें बताती है कि घर का किराया अभी भी बाकी है और मकान मालिक ने आज उनकी बेइज्जती भी की। पास्कल उसे तसल्ली देते हुए कहता है, मैंने मकान मालिक से बात कर ली है, मैं उसे जल्द ही पैसे दे दूंगा। अंदर आने के बाद पास्कल अपने बेटों की बनाई चाय चखता है और बताता है कि इसमें क्या कमी है। तब एनरिको अपने पिता से गुजारिश करता है, प्लीज आज हमें भी अपने साथ ले चलिए, हम आपके काम में मदद करेंगे। तो पास्कल मान जाता है और अपने तीनों बेटों को अपनी कार में बिठा लेता है। वो उन्हें चाय से भरी बोतलों के साथ बाजार ले आता है। वहां पास्कल एक ऑफिसर से बात कर रहा होता है। वो उसे चखने के लिए असली विस्की की एक बोतल देता है। चखने के बाद ऑफिसर कहता है, ठीक है, मुझे विस्की का पूरा डिब्बा दे दो। उसी पल पेप दौड़कर आता है और ऑफिसर से पैसे मांगता है। पास्कल उसे डांटकर भगा देता है। इसी बीच टेबल के नीचे पास्कल के बच्चे चुपके से विस्की की बोतल को चाय से भरी बोतल से बदल देते हैं। पास्कल ऑफिसर से गड़बड़ी के लिए माफी मांगता है, फिर पैसे लेकर उसे विस्की का पूरा कार्टन बेच देता है। और इस तरह पास्कल टूरिस्ट को चाय की बोतलें विस्की बताकर बेचता था और उन्हें धोखा देता था। अब कहानी सीधे 1985 में पहुंचती है। एनरिको बड़ा हो चुका है और एक बार में डीजे की नौकरी पाने की उम्मीद से जाता है। उस वक्त डीजे रिवॉल्वर नाम का एक दूसरा लड़का अपना ऑडिशन दे रहा होता है। जब एनरिको की बारी आती है तो वो बार के मालिक को अपना नाम फेटिसियो एनरिको बताता है। ये सुनकर मालिक हंसता है। ये कैसा नाम है? जल्दी से सोचते हुए एनरिको कहता है, आप मुझे डीजे एनरिको बुला सकते हैं। मालिक जवाब देता है, ठीक है, मुझे देखने दो कि तुम्हारे लिए कोई जगह है या नहीं। तभी बार के मालिक का दोस्त आ जाता है और मालिक उससे बातों में व्यस्त हो जाता है और एनरिको अकेला वहां इंतजार करता रहता है। उसकी नजर डीजे रिवॉल्वर के बैग पर पड़ती है जहां लिखा था मिक्स्ड बाय रिवॉल्वर। एनरिको को वो नाम तुरंत पसंद आ जाता है। एक एक करके बार में सभी डीजे परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं और जल्द ही डीजे रिवॉल्वर की बारी आती है। इस पॉइंट पर एनरिको बार के मालिक के पास जाकर पूछता है कि उसकी बारी कब आएगी। बार का मालिक जवाब देता है कि वो आज रात परफॉर्म नहीं कर पाएगा क्योंकि बार को सुबह 2 बजे तक बंद करना होता है, वरना पुलिस उसे बंद करवा देगी। फिर बार का मालिक एनरिको से पूछता है कि क्या वो कोई और काम करता है।
एनरिको हाँ में जवाब देता है। वो एक म्यूजिक शॉप में काम करता है। जब वो बचपन में उस दुकान पर आता जाता था तो मालिक ने उसे यूं ही घूमते देखकर सफाई का काम दे दिया था और अपने खाली समय में एनरिको वहां म्यूजिक टेप्स मिक्स किया करता था। बार का मालिक उसे समझाता है कि डीजे बनना कोई मामूली काम नहीं है। एक डीजे बनने के लिए स्टाइल, एक खास पर्सनालिटी और एक दमदार अपीयरेंस की जरूरत होती है। ये सब बहुत मायने रखता है और तुम में इनमें से कुछ भी नहीं दिखता, वो कहता है। वो आगे एनरिको को चेतावनी देता है, दोबारा कभी डीजे एनरिको नाम इस्तेमाल मत करना। सिर्फ अपने नाम के आगे डीजे लगाने से कोई डीजे नहीं बन जाता। मेरी सलाह मानो, अपनी सफाई की नौकरी कभी मत छोड़ना। इतना कहकर बार का मालिक वहां से चला जाता है। अगले दिन एनरिको वापस दुकान पर अपना सफाई का काम कर रहा होता है। इसी बीच दुकान का मालिक एक ग्राहक से बात कर रहा होता है और कहता है, ये लड़का एनरिको म्यूजिक के मामले में एक जीनियस है। ग्राहक के जाने के बाद दुकान का मालिक भी लंच के लिए बाहर चला जाता है। एनरिको तब एक मिक्सटेप पर काम करना शुरू कर देता है। असल में ये टेप वो अपने भाई की गर्लफ्रेंड फ्रांचेस्का के लिए तैयार कर रहा था। कैसेट के कवर पर वो लिखता है, सॉन्ग्स फॉर फ्रांचेस्का चोजन बाय डीजे एनरिको। जब एनरिको वो नाम पढ़ता है तो वो रुक जाता है और एक पल के लिए सोचता है। फिर वो डीजे एनरिको को काटकर उसकी जगह मिक्स्ड बाय एरी लिख देता है। बाद में एनरिको घर पहुंचता है। उसका भाई पेपे पूछता है कि क्या टेप तैयार है, लेकिन एनरिको ने उसमें वो गाने नहीं डाले थे जो पेपे ने कहे थे। पेपे थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड पहले से ही उससे नाराज थी। फिर भी पेपे कैसेट लेकर अपनी गर्लफ्रेंड के घर के लिए निकल जाता है। इसी बीच एनरिको को भूख लगती है। तभी उसका भाई एंजेलो उसे बताता है कि बाहर पुलिस के हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं। एंजेलो कहता है, मुझे लगता है पुलिस आज आखिरकार किंग को गिरफ्तार करने वाली है। चलो चलकर देखते हैं। दूसरी तरफ पेपे अपनी गर्लफ्रेंड फ्रांचेस्का के घर की घंटी बजाता है। वो उससे कैसेट लेती है और ऊपर चली जाती है। इसी बीच एनरिको गलियों में घूम रहा होता है जब वो गलती से लड़कों के एक ग्रुप से टकरा जाता है। एनरिको माफी मांगता है, लेकिन वो लड़के उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं। उनमें से एक कहता है, ये वही लड़का नहीं है जो रिकॉर्ड स्टोर में फर्श साफ करता है। ये बात एनरिको को चुप जाती है और वो गुस्से में जवाब देता है, मैं फर्श साफ नहीं करता, मैं एक डीजे हूं। ये सुनकर वो लड़के उसे पीटना शुरू कर देते हैं। इसी बीच फ्रांचेस्का अपने कमरे में कैसेट चलाती है। जैसे ही गाने बजने लगते हैं वो पूरी तरह से संगीत में खो जाती है। वापस गलियों में लड़के एनरिको को लगातार पीट रहे होते हैं। तभी एंजेलो वहां पहुंच जाता है। वो अपने मोजे में एक पत्थर डालता है और एक लड़के को जोर से मारता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है और उसके सिर से खून बहने लगता है। ठीक उसी समय पुलिस भी पहुंच जाती है और किंग को गिरफ्तार कर लेती है। अगले सीन में हम एक चर्च देखते हैं जहां फ्रांचेस्का की शादी पेपे से हो रही है। पेपे का पूरा परिवार वहां मौजूद होता है। एक पुलिस ऑफिसर भी एंजेलो को साथ लेकर आता है क्योंकि उसे जेल से अपने भाई की शादी में शामिल होने की खास इजाजत मिली थी। अगले दिन जब एनरिको रिकॉर्ड स्टोर वापस जाता है तो उसे पता चलता है कि मालिक ने दुकान बेच दी है क्योंकि उसे इसके लिए बहुत अच्छी कीमत मिल रही थी। मालिक एनरिको से कहता है, तुम बहुत टैलेंटेड हो, ऐसे दौर सबकी जिंदगी में आते हैं। अगर तुम चाहो तो ये सारे खाली टेप्स अपने लिए ले सकते हो और मेरी सलाह है, अपना खुद का बिजनेस शुरू करो। अगले सीन में हम पेपे को समुद्र के किनारे कई और आदमियों के साथ खड़ा देखते हैं। असल में पेपे सिगरेट के पैकेटों की तस्करी कर रहा था। अचानक पुलिस आ जाती है और सब लोग अपने सिगरेट के पैकेट गिराकर भाग जाते हैं। पेपे किसी तरह थका हारा घर लौटता है। फ्रांचेस्का पहले से ही वहां खड़ी होती है। पेपे उसे बताता है कि सिगरेट की तस्करी का धंधा अब खत्म हो गया है। जब पेपे अंदर घुसता है तो वो देखता है कि कुछ आदमी पहले से ही वहां बैठकर उसका इंतजार कर रहे थे। वहां बैठा एनरिको दुकान से कुछ खाली टेप्स लाया था। पेपे एनरिको से साफ साफ कहता है कि वो सिर्फ इस छोटे मोटे काम से अपनी जिंदगी नहीं बना सकते। एनरिको जवाब देता है कि वो टेप्स कॉपी करके बेच सकता है, लेकिन एक टेप को डुप्लीकेट करने में पूरा 1 घंटा लगता है। फ्रांचेस्का ये सब सुन लेती है और पूछती है, क्या हो अगर टेप्स को कॉपी करने का कोई तेज तरीका हो? हमने चांद पर इंसान भेज दिए हैं, क्या कोई ऐसी मशीन नहीं है जो एक टेप को जल्दी से डुप्लीकेट कर सके? ये आइडिया दोनों भाइयों को उत्साहित कर देता है। वो एक किताबों की दुकान पर जाते हैं और मैगजीन पलटने लगते हैं। एनरिको को एक डुप्लीकेटोग्राफ के बारे में एक आर्टिकल मिलता है, एक ऐसी मशीन जो 1 घंटे के टेप को 2 मिनट में कॉपी कर सकती है। लेकिन एक दिक्कत थी, उसकी कीमत 7 मिलियन इटालियन लीरा थी, जो उनकी पहुंच से बाहर थी। पेपे इस आइडिया को छोड़ने की बात करता है, लेकिन फ्रांचेस्का उन्हें पैसे उधार लेने का सुझाव देती है। मोटिवेट होकर दोनों भाई मारियो से मिलने जाते हैं, जो इलाके का एक बड़ा गुंडा था।
मारियो सीधे पूछता है कि उन्हें कितने पैसे चाहिए। वो उसे रकम बताते हैं और मारियो उधार देने के लिए मान जाता है, लेकिन बहुत ही क्रूर शर्तों पर। अगर वो 1 महीने के अंदर 7 मिलियन लीरा नहीं चुका पाए तो ब्याज आसमान छू जाएगा। 1 महीने बाद उन्हें 8 मिलियन देने होंगे, 2 महीने बाद 12 मिलियन, फिर 13 मिलियन और ऐसे ही बढ़ता जाएगा। मारियो के लोन से लैस होकर वो अपनी खुद की दुकान खोलते हैं। ग्राहकों की भीड़ लग जाती है और वो डुप्लीकेटेड टेप्स बेचना शुरू कर देते हैं। एक लड़की अपने पसंदीदा रोमांटिक गाने का टेप मांगती है। एनरिको उसे एक टेप रिकमेंड करता है और वो चेतावनी देती है, अगर मुझे ये पसंद नहीं आया तो तुम मुझे दूसरा दोगे। वो संतुष्ट होकर चली जाती है। अगले कुछ दिनों में पेपे और फ्रांचेस्का एनरिको की बहुत सारा कैश बनाने में मदद करते हैं। सिर्फ 15 दिनों में वो 13 मिलियन लीरा कमा लेते हैं। पेपे हिसाब लगाता है कि डॉन मारियो का लोन चुकाने और सारे खर्चे निकालने के बाद उनमें से हर एक को लगभग 1 मिलियन लीरा मिलेंगे, जो एक बहुत बड़ी रकम थी। फ्रांचेस्का खुशी से हंसती है, लेकिन एनरिको पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था। वो अपना खुद का मिक्स चाहता था, एक ऐसा ट्रैक जिस पर मिक्स्ड बाय एरी का लेबल लगा हो। उसे यकीन था कि वो जानता है कि लोगों को क्या पसंद आएगा और अगर वो पॉपुलर टेस्ट के हिसाब से टेप्स बनाएंगे तो वो कहीं ज्यादा कमा सकते हैं। पेपे कहता है कि पूरे देश तक पहुंचने के लिए उन्हें बल्क ऑर्डर और एक बड़े सेल्स नेटवर्क की जरूरत होगी। ये आइडिया उसके दिमाग में घूमने लगता है। अगले दिन पेपे बंदरगाह पर अपने जानने वाले सिगरेट तस्करों से मिलता है और उन्हें टेप्स ऑफर करता है। तुम तस्करी की सिगरेट का 1 कार्टन एक्स मुनाफे पर बेचते हो, तुम्हें एक डिब्बे पर कितना मिलता है? एक तस्कर जवाब देता है, लगभग 1000 लीरा। पेपे उन्हें टेप 100 लीरा में बेचने का प्रस्ताव देता है ताकि वो उन्हें इटली के बाजारों में लगभग 5000 लीरा में बिना किसी रिस्क के चोरी छिपे बेच सकें। तस्करों को ये डील पसंद आती है। भाई डॉन मारियो के पास लौटते हैं और उसे पहली लोन की रकम वापस करते हैं। अब उन्हें बिजनेस बढ़ाने के लिए एक बड़े लोन की जरूरत थी। वो डॉन मारियो से 200 मिलियन लीरा उधार लेते हैं और उससे बड़ी मात्रा में खाली टेप्स और उपकरण खरीदते हैं। पेपे कहता है, उस गोदाम के सारे खाली टेप्स ले आओ। सप्लायर को लगता है कि लड़के मजाक कर रहे हैं। फिर एनरिको पैसों का पूरा बैग काउंटर पर पटक देता है। इतना सारा कैश देखकर वो आदमी दंग रह जाता है। एनरिको प्रोडक्शन बढ़ा देता है। वो कई कॉपिंग मशीनें खरीदते हैं और जल्दी से हजारों टेप्स डुप्लीकेट कर लेते हैं, उनका स्टॉक जमा कर लेते हैं और तस्करों के आने का इंतजार करने लगते हैं ताकि वो बल्क शिपमेंट ले जाएं और उन्हें दूसरे शहरों में बांट दें। दिन बीत जाते हैं और कोई नहीं आता। फिर एक आदमी आता है और एक अस्पताल से कॉल करता है। एनरिको नंबर पहचान लेता है और समझ जाता है कि ये कॉलर तस्करों को पीट रहा है और उनकी हड्डियां तोड़ रहा है। वो आदमी एक मोरक्कन माफिया था। वो उन्हें धमकी देता है कि अगर उन्होंने उसे 10 मिलियन लीरा नहीं दिए तो वो वापस आएगा और उनका पूरा धंधा चौपट कर देगा। वो आदमी जाने लगता है। ठीक उसी पल एंजेलो भी दुकान से बाहर आता है। वो अभी अभी जेल से रिहा हुआ था। बाद में वो सब एक साथ लंच पर बैठते हैं, लेकिन एनरिको और पेपे चुप रहते हैं। उनके पिता ये नोटिस करते हैं और उनसे पूछते हैं, तुम दोनों को क्या हुआ? पेपे जवाब देता है, सब ठीक है, बस मोरक्कन माफिया ने हमें धमकी दी है। वो हमसे 10 मिलियन लीरा मांग रहा है और उसने हमारे सारे तस्करों को पहले ही पीटकर अस्पताल पहुंचा दिया है। ये सुनकर उनके पिता कहते हैं, मुझे लगता है इस मामले में एंजेलो तुम्हारी मदद कर सकता है। बाद में एंजेलो उन्हें एक ऐसे आदमी के पास ले जाता है जो वाकई उनकी मदद कर सकता था। जेल में रहते हुए एंजेलो ने ऐसे कई लोगों से दोस्ती कर ली थी जो सभी जुर्म की दुनिया से जुड़े हुए थे। अगले सीन में मोरक्कन माफिया अपने घर के अंदर टीवी देख रहा होता है। जब वो बाहर निकलता है तो वो देखता है कि उसका टीवी एंटीना जमीन पर पड़ा है, जैसे किसी ने उसे खींचकर गिरा दिया हो। जब वो पास जाकर देखता है तो पाता है कि ये एनरिको और पेपे थे जिन्होंने उसे गिराया था। माफिया बॉस उन पर चिल्लाना शुरू कर देता है। अचानक एंजेलो पीछे से आता है और डॉन के सिर पर बंदूक तान देता है। एंजेलो के दोस्त भी डॉन के आदमियों को बाहर ले आते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। एंजेलो माफिया बॉस और उसके आदमियों को धमकाना शुरू कर देता है, लेकिन तभी डॉन के घर के अंदर एक जोरदार धमाका होता है। धमाके से पूरा घर तबाह हो जाता है। ये सब तीनों भाइयों का प्लान था जो सिर्फ माफिया को डराने के लिए किया गया था। उसके बाद उनका बिजनेस पूरी रफ्तार से चलने लगता है। दिन ब दिन डीजे एरी और भी मशहूर होता जाता है और उनके ग्राहकों की संख्या तेजी से बढ़ती रहती है। उन्होंने बड़ी बड़ी लैब्स भी लगा ली थी जहां टेप्स भारी मात्रा में कॉपी किए जाते थे। जल्द ही उनके नीचे 100 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे थे। उनके टेप्स पूरे इटली में हर जगह फैल रहे थे और अब तीनों भाई पैसों में तैर रहे थे। उन्होंने अपने लिए एक लैम्बोर्गिनी भी खरीद ली थी। बाद में एंजेलो एनरिको को एक नाइट क्लब में ले जाता है। वहां डीजे एरी का नाम अनाउंस करता है और भीड़ उसका जोरदार स्वागत करती है।
एनरिको कंसोल पर जाता है और म्यूजिक बजाना शुरू कर देता है। तभी उसकी नजर उसी लड़की पर पड़ती है जो एक बार उसकी दुकान पर आई थी। एनरिको उसे तुरंत पहचान लेता है। उसका नाम टेरेसा था। जल्द ही एनरिको और टेरेसा बातें करने लगते हैं। एनरिको कहता है, तुम्हें एक रोमांटिक टेप चाहिए था? अगर तुम चाहो तो मैं अभी लैब जाकर सिर्फ तुम्हारे लिए एक बना सकता हूं। लैब शब्द सुनकर टेरेसा थोड़ी हैरान दिखती है। फिर भी एनरिको उसे अपनी कार में बिठाता है और अपनी लैब ले जाता है। इसी बीच हम एनरिको के भाइयों को लड़कियों के साथ घूमते हुए देखते हैं जो अपनी लैम्बोर्गिनी के बगल में मजे कर रहे होते हैं। कारमाइन, एक माफिया बॉस, इस लैम्बोर्गिनी को देखता है और अपने ड्राइवर से पूछता है, ये किसकी कार है? ड्राइवर जवाब देता है, ये लैम्बोर्गिनी फटाजियो भाइयों की है। वो मिक्स्ड बाय एरी के नाम से टेप्स बेचते हैं। दूसरी तरफ एनरिको टेरेसा के साथ अपनी लैब में होता है। वो उसके कानों पर हेडफोन लगाता है और उसे एक ट्रैक सुनाता है। सुनने के बाद टेरेसा पूछती है, ये कौन सा गाना है? एनरिको जवाब देता है, ये गाना कल लॉन्च होने वाला है। ये सैन रिमो फेस्टिवल का है। टेरेसा चौंक जाती है और कहती है, तो तुमने ये गाना इसके ऑफिशियल लॉन्च से पहले ही रिलीज कर दिया? एनरिको कहता है, हाँ। ये सुनकर टेरेसा दंग रह जाती है। वो एक दूसरे के करीब आते हैं, लगभग किस करने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी एनरिको के भाई आ जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। एनरिको दरवाजा खोलता है और पेपे उसे बताता है, कोई हमसे मिलना चाहता है, हमें अभी निकलना होगा। इसके बाद तीनों भाई एक भव्य शानदार पार्टी में पहुंचते हैं। वो चारों तरफ की चकाचौंध देखकर हैरान रह जाते हैं। एक कैमरामैन उनकी तस्वीरें भी खींचता है। जल्द ही एक आदमी पास आता है और पूछता है, तुम में से एरी कौन है? जब एरी खुद को बताता है तो वो आदमी उसे अंदर आने के लिए कहता है। एरी उसके पीछे जाता है और देखता है कि वहां पहले से ही बहुत से लोग जमा थे। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि कारमाइन निकलता है, वही माफिया बॉस जिसने पहले उनकी लैम्बोर्गिनी के बारे में पूछा था। कारमाइन एरी से पूछता है, तो तुम हो जो मिक्स बाय एरी नाम से वो टेप्स बेच रहे हो? एरी जवाब देता है, हाँ, मैं एरी हूं। कारमाइन उसके बगल में बैठता है और कहता है, एरी, मैंने सुना है कि तुम्हारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। तुम बहुत पैसा बना रहे हो। जिस तरह का पैसा तुम कमा रहे हो, उतना कमाने के लिए हमें जेल में 3 जन्म लेने पड़ेंगे। तुम्हारे कितने भाई हैं? एनरिको जवाब देता है, हम 3 भाई हैं। कारमाइन कहता है, आज से हम 4 भाई हैं। मैं भी अब तुम्हारा भाई हूं। असल में कारमाइन एनरिको के बिजनेस में पार्टनरशिप करना चाहता था। एनरिको को ठीक से समझ नहीं आता और वो अपने भाइयों के साथ वहां से निकल जाता है। भाई हालांकि घबराए हुए थे और उनमें से एक कहता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, हम दुश्मन नहीं बनाना चाहते। तभी वो सड़क पर ट्रकों को गुजरते हुए देखते हैं जिनमें हथियारबंद आदमी भरे हुए थे और जो सीधे कारमाइन के घर की तरफ जा रहे थे। भाई किस्मत वाले थे, वो ठीक समय पर वहां से निकल चुके थे। अगले दिन न्यूज चैनलों पर सिर्फ एक ही खबर छाई हुई थी, पिछली रात 2 क्रिमिनल गैंग्स के बीच हुई एक हिंसक झड़प जिसमें कई लोग मारे गए। मरने वालों में कारमाइन और उसका पूरा परिवार भी शामिल था। बाद में जब पुलिस क्राइम सीन की जांच करती है तो उन्हें पार्टी की कुछ तस्वीरें मिलती हैं। एक तस्वीर में तीनों भाई साफ दिखाई दे रहे थे। फिल्म फिर हमें 1987 में ले जाती है, एक ऐसे समय में जब इटली में एक रैली चल रही थी। ठीक उसी पल एंजेलो को अपने पेजर पर एक मैसेज मिलता है। जब वो उसे देखता है तो वो डर जाता है। असल में पुलिस ने उनके एक रिकॉर्ड स्टोर पर छापा मारा था और पहली बार उनके लिए पायरेट शब्द का इस्तेमाल किया गया था। इसका मतलब था कि जो एनरिको कर रहा था, किसी और का म्यूजिक लेकर उसे मिक्स करके और कॉपी करके बेचना, उसे अवैध माना जाता था। बाद में एंजेलो दोनों भाइयों को एक अखबार दिखाता है और कहता है, देखो, न्यूज हमें पायरेट्स कह रही है। तब पेपे जवाब देता है, हम कोई टैक्स नहीं देते, नहीं हम रसीदें बनाते हैं, हमारे पास कैश रजिस्टर भी नहीं है, और जिसने हमारी लैब पर छापा मारा था वो पुलिस ऑफिसर रिकार्डी था। ये वही आदमी है जो एक बार सिगरेट तस्कर के भेष में शहर आया था। उसी पल पेपे को एक आइडिया आता है, वो अपने पूरे बिजनेस को ऑर्गेनाइज करेंगे। उसके बाद वो अपनी कंपनी को अलग अलग नामों से रजिस्टर करते हैं ताकि वो अपने सभी क्लाइंट्स के साथ बिजनेस कर सकें और अपने पैसे को व्यवस्थित रख सके। लेकिन ऑफिसर रिकार्डी उनकी लैब्स पर छापे मारना जारी रखता है। बाद में जब पुलिस उनके एक अपार्टमेंट पर छापा मारती है तो रिकार्डी नोटिस करता है कि सब लोग पहले ही वहां से भाग चुके थे। एक दिन कैप्टन रिकार्डी सड़क पर गाड़ी चला रहा होता है जब वो अचानक अपनी कार रोकता है। वो देखता है कि एक आदमी खुलेआम कई टेप्स बेच रहा है और उनमें सैनरेमो फेस्टिवल का एक टेप भी था। लेकिन वो फेस्टिवल तो अभी चल ही रहा था और उसका म्यूजिक अभी तक रिलीज भी नहीं हुआ था। ये देखकर रिकार्डी निराश हो जाता है और अपने सीनियर के पास जाकर तीनों भाइयों की गिरफ्तारी का वारंट जारी करने के लिए कहता है। लेकिन उसका सीनियर कोई पॉजिटिव जवाब नहीं देता। उसके अनुसार टेप्स मिक्स करना कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं था।
अपने सीनियर के ऑफिस से निकलने के बाद रिकार्डी बेहद निराश था। अब फिल्म में हमारी मुलाकात आर्टुरो बारामणी से होती है, जो एक अमीर आदमी और एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है, जिसे फोर्ब्स ने इटली की टॉप 10 कंपनियों में शुमार किया था। बारामणी अपनी खरीदार सूची की जांच कर रहा होता है जब उसे कुछ अजीब लगता है। वो अपने असिस्टेंट को बुलाता है और पूछता है, क्या खरीदार सूची में कोई गलती हुई है? यहाँ लिखा है कि मिक्स्ड बाय एरी नाम की एक कंपनी ने 5 बिलियन लीरा के खाली टेप्स का ऑर्डर दिया है। असिस्टेंट जवाब देता है, सर ये कोई गलती नहीं है, ये सही है। ये सुनकर बारामणी हैरान रह जाता है। बाद में बारामणी तीनों भाइयों को अपने ऑफिस बुलाता है। उनसे मिलने के बाद वो उन्हें लंच के लिए एक आलीशान होटल में भी ले जाता है। वहां बारामणी उन्हें एक डील ऑफर करता है। वो उनके लिए एक सिंगल सप्लायर सिस्टम बनाएगा और उन्हें एक बड़ा डिस्काउंट भी देगा। ये सुनकर तीनों भाई बहुत खुश हो जाते हैं और अपना लंच एंजॉय करने लगते हैं। लंच के बाद जब तीनों भाई गाड़ी चला रहे होते हैं तो एनरिको अचानक सड़क पर कुछ नोटिस करता है। वो कार रोकता है और पास जाता है। वो देखते हैं कि एक दुकान बाजार में एक नया प्रोडक्ट दिखा रही है, कॉम्पैक्ट डिस्क्स यानी सीडीएस। इसका मतलब था कि ऑडियो कैसेट्स का जमाना अब खत्म हो रहा था। उस रात एनरिको घर आता है और टेरेसा को एक तोहफा देता है। एनरिको कहता है, जब भी मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे एक पूरा सर्कस दिखाई देता है। डायरेक्टर्स, सिंगर्स और पुलिस मेरा पीछा कर रहे हैं। मैं तो बस एक डीजे बनना चाहता था। अगर मैं मिक्स बाय एरी बंद कर दूं तो क्या तुम मेरे साथ रहोगी? टेरेसा जवाब देती है, नहीं एरी, क्योंकि मैं अभी भी उस रोमांटिक टेप का इंतजार कर रही हूं जिसका तुमने मुझसे वादा किया था। इतना कहकर टेरेसा एनरिको को गले लगा लेती है। अगले सीन में बारामणी एक रिकॉर्ड लेबल की मीटिंग में होता है। एक आदमी प्रेजेंटेशन दे रहा होता है और सेल्स चार्ट दिखा रहा होता है। वो कहता है, ये हमारी रिकॉर्ड कंपनी के सेल्स के आंकड़े हैं। टेप सेल्स में सबसे बड़ा हिस्सा मिक्स्ड बाय एरी नाम की एक कंपनी का है, जो मुख्य रूप से पायरेसी का काम करती है। वो आगे कहता है, मिक्स्ड बाय एरी के सबसे ज्यादा बिकने वाले टेप्स सैन रीमो फेस्टिवल के हैं। उनके टेप्स म्यूजिक के आधिकारिक तौर पर रिलीज होने से पहले ही बाजार के स्टॉल्स पर उपलब्ध हो जाते हैं। मीटिंग में कोई पूछता है, वो ऐसा करने में कामयाब कैसे होते हैं? दूसरा आदमी जवाब देता है, शायद हम में से ही कोई इन टेप्स को लीक कर रहा है। मीटिंग में मौजूद सभी लोग तब फैसला करते हैं कि उन्हें किसी भी तरह इस बिजनेस को खत्म करना होगा। इस वजह से बारामणी चिंतित हो जाता है और सीधे एनरिको से मिलने उसके घर जाता है। इसी बीच रिकॉर्ड लेबल्स के दबाव में पुलिस भी मिक्स्ड बाय एरी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देती है। पायरेसी के खिलाफ एक नया डिपार्टमेंट बनाया जाता है और ऑफिसर रिकार्डी को उसका इंचार्ज बना दिया जाता है। बारामणी एनरिको को वो सब कुछ बता देता है जो मीटिंग में डिस्कस हुआ था। वो उसे चेतावनी देता है, रिकॉर्ड लेबल्स पुलिस के साथ मिलकर तुम्हें गिरफ्तार करवाने की योजना बना रहे हैं क्योंकि तुम्हारी सेल्स इटली में टॉप पर है। हो सकता है वो तुम्हारे फोन भी टैप कर रहे हों। ये काम बंद कर दो। तुम्हारे पास पहले से ही इतना पैसा है कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां बिना काम किए रह सकती हैं। ये सुनकर एनरिको बारामणी का शुक्रिया अदा करता है और उसे बाहर तक छोड़ने जाता है। अगले सीन में एनरिको और पेपे एक बार में बैठे होते हैं। पेपे एक सीडी को घूर रहा होता है और सोच रहा होता है, हम इसे कॉपी कैसे करेंगे? तभी फोन बजता है। पेपे जवाब देता है। ये एंजेलो होता है जो जापान से कॉल कर रहा होता है। एंजेलो उसे बताता है, मुझे यहाँ जापान में एक CLC डिवाइस नाम की चीज मिली है। ये डिवाइस सीडीज को भी कॉपी कर सकती है। पेपे तुरंत उसे कहता है कि वो उस डिवाइस को जल्द से जल्द नाव से इटली भेज दे। उस कॉल के ठीक बाद एनरिको उसी फोन से अपनी पत्नी टेरेसा को कॉल करता है। वो कहता है, टेरेसा, हमारी एनिवर्सरी है, इस बार हम सैनरीमो फेस्टिवल देखने क्यों नहीं चलते? बात करते करते एनरिको फोन पर अजीब अजीब बातें करने लगता है। वो असल में ये चेक करने की कोशिश कर रहा था कि क्या उसका फोन टैप हो रहा है, और एनरिको बिल्कुल सही था। दूसरी तरफ ऑफिसर रिकार्डी और उसकी टीम वाकई उनकी कॉल सुन रही थी। अब अगला सीन एनरिको को अपने पूरे परिवार के साथ सैनरेमो फेस्टिवल में पहुंचते हुए दिखाता है। वहां हर जगह अंडरकवर पुलिस ऑफिसर मौजूद थे और सड़क के उस पार एक दूसरी बिल्डिंग में ऑफिसर रिकार्डी भी मौजूद था, जो अभी भी उनकी कॉल्स टैप कर रहा था। फेस्टिवल के अंदर जाने से पहले एनरिको एक पब्लिक फोन पर कॉल करने जाता है। पास में खड़ा एक आदमी उस फोन कॉल को रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। वहां बैठा एक दूसरा आदमी कमेंट करता है, ये नेपाल में किसी से बात कर रहा है। लेकिन जब वो महिला का पता सुनते हैं तो रिकॉर्डिंग करने वाला आदमी चुप हो जाता है, क्योंकि वो पता असल में एनरिको का सीक्रेट कॉन्टैक्ट था। कॉल काटने के बाद एनरिको हॉल के एंट्रेंस की तरफ बढ़ता है। वहां वो बारामणी को प्रीमियम सीटिंग एरिया के बाहर खड़ा देखता है। एनरिको उसे इशारा करता है और बारामणी चुपचाप वहां से चला जाता है। उसी पल एनरिको कई अंडरकवर ऑफिसर्स की मौजूदगी को भी नोटिस करता है।
ये साफ हो जाता है कि सैनरेमो फेस्टिवल का म्यूजिक लीक करने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद बरामानी ही था। एनरिको फिर हॉल में घुसता है, अपनी पत्नी को किस करता है और अपने परिवार के साथ शो देखने बैठ जाता है। इसी बीच रिकार्डी की टीम सैनरेमो फेस्टिवल की कॉपियों से लदी एक गाड़ी को जब्त कर लेती है। इस बार सिर्फ टेप्स ही नहीं बल्कि सीडीज भी थी। तभी रिकार्डी का एक आदमी उसे सूचित करता है, सर कोई आपसे मिलना चाहता है। ये मिक्स्ड बाय एरी के बारे में है। रिकार्डी तुरंत उस व्यक्ति से मिलने जाता है और पाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि बरामानी ही था। अगले सीन में हम तीनों भाइयों को उनके पिता के घर पर देखते हैं। अपने बचपन के दिनों की तरह वो उसके साथ चाय बनाते हैं, उसे विस्की की बोतलों में पैक करते हैं और उन पर लेबल लगाते हैं। ये पुराना पारिवारिक काम एक साथ करने से उन्हें खुशी मिलती है, लेकिन एनरिको को एहसास होता है कि इतना पैसा कमाने के बाद भी वो अंदर से अभी भी दुखी है। फिर फिल्म बारामणी पर शिफ्ट होती है, जिसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। सजा से बचने के लिए उसने नरमी की गुजारिश की और बदले में एनरिको और उसके बिजनेस के बारे में पुलिस को सब कुछ बताने के लिए सहमत हो गया। इसी बीच एनरिको घर पर टेरेसा के लिए एक रोमांटिक टेप तैयार कर रहा होता है, वही वाला जो उसने मांगा था। वो टेप को टेरेसा के बिस्तर के पास रखता है और घर से निकलने ही वाला होता है कि अचानक रिकार्डी आता है और उसे गिरफ्तार कर लेता है। फिल्म फिर वर्तमान समय में वापस आती है, जहां एनरिको जेल में होता है। बाद में हम उसे कोर्ट में देखते हैं, जहां उस पर और उसके भाइयों पर औपचारिक रूप से आरोप लगाए जाते हैं। जज एनरिको से पूछता है, तुम्हें क्या कहना है? क्या तुम अपना गुनाह कबूल करते हो या खुद को बेगुनाह मानते हो? एनरिको जवाब देता है, मैं एक डीजे हूं, और फिल्म वहीं खत्म हो जाती है। आखिर में ये बताया जाता है कि एनरिको, पेपे और एंजेलो तीनों को 4 साल और 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। इस केस के बाद फेडरेशन अगेंस्ट म्यूजिक पायरेसी एक्ट की स्थापना की गई। बाद में एनरिको ने गिफ्ट बॉक्स डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू किया और कभी कभी डीजेइंग में भी लौट आता था। ये भी बताया जाता है कि एनरिको और उसके भाइयों ने उस समय बाजार में लगभग 180 मिलियन म्यूजिक टेप्स बेचे थे। क्रेडिट सीन में एंजेलो, पेपे और एनरिको को बताता है कि उसने एक टेनिस कोर्ट के नीचे 30 बिलियन लीरा छिपा दिए थे। जब वो 10 साल बाद जेल से रिहा होंगे तो वो उस जमीन को वापस ले सकते हैं और उस पैसे का आनंद उठा सकते हैं। लेकिन तब एनरिको उसे एमआरआई संधि के बारे में बताता है, जिसके तहत इटली यूरोपियन यूनियन में शामिल हो गया था। इसका मतलब था कि इटली की करेंसी अब लीरा नहीं रही बल्कि बदलकर यूरो हो गई थी। एंजेलो और पेपे हंसते हैं, ये सोचकर कि ये एक मजाक है। भला किसी देश की करेंसी रातों रात कैसे बदल सकती है? और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी जोखिम, ताकत, धोखे और सपनों से भरी एक अविश्वसनीय यात्रा। यकीन करना मुश्किल है ना, कि ये सब असल जिंदगी में हुआ था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाना और कमेंट्स में यस लिखना मत भूलिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप ऐसी और कहानियां मिस न करें, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।